बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज की ये स्पेशल पॉडकास्ट है मुआज और मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा आपके साथ भी इस बारे में अपने ख्यालात को शेयर किया जाए। बहुत ही जबरदस्त किस्म की तकरीर की थी इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और दूसरी तरफ एक इंतहाई भोंडी और घटिया तकरीर की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बताया कि जी वो चाय वाले हैं और इस तरह की बातें की उन्होंने। तो वो चाय वाली स्पीच जो थी वो यूनाइटेड नेशंस में हुई। इधर हमारे हैंडसम और बेहतरीन वजीर आजम साहब की बेहतरीन स्पीच यूनाइटेड नेशंस में आई। तो उसके ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि वजीर आजम की तकरीर कितनी जबरदस्त थी और कितनी बेहतरीन थी, और ऑन दी अदर हैंड हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसने क्या क्या बेवकूफियां जो हैं उनका जो है वो उनका इजहार किया। जी मुआज, सबसे पहले आप बताइए जनाब, आप क्या समझते हैं इस कंपैरिजन के ऊपर? आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जिल साहब? बिल्कुल। जी मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह। आज थोड़ी सी आपने जो बातें हैं ना वो रिवर्स कर दी हैं। वो क्या कह सकते हैं, बीइंग अ पीटीआई पर्सन भी मुझे हजम नहीं हो पा रही। ठीक है, मान लिया यार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े हैंडसम है, मान लिया मोदी चाय वाला था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, जिसे कह सकते हैं वेल मैनर्ड या वेल एजुकेटेड पर्सन या शहरी होने के नाते मुझे भी कुछ चीजें नजर आने लग गई हुई हैं। मैं बेशक आज भी डाई हार्ड फैन रहूंगा इमरान खान साहब का, बट वक्त की जरूरत तो समझना होगा सर। हमें हमें इस बात से बाहर आ जाना चाहिए कि जनाब इमरान खान साहब इतने अच्छे हैंडसम है, इतनी अच्छी तकरीरें करते हैं, बट अब तकरीरों से आगे बात निकलनी पड़ेगी। और ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने मुल्क लूट लिया, ठीक है, जरदारी साहब ने करप्शन कर ली, ठीक है, इनको लूटा हुआ मुल्क मिल गया, लेकिन इंडिया की अगर हालत देखें आप तो वो हमसे ज्यादा लूटा हुआ है। वहां तो यानी माफियाज की एक लंबी लाइन है, या अंडरवर्ल्ड की जो है वो एक लंबी लाइन है, जो पाकिस्तान में तो आपको ऐसी कोई चीज ही नजर नहीं आती सर। इंडिया गवर्नमेंट्स को तो जो एक अंडरवर्ल्ड माफिया है उससे बहुत ज्यादा समझ। और इवन डैड के मोदी की जो कबीना है उसमें 350 में से 170 लोग वो हैं जिसपे मर्डर चार्जेस हैं। ठीक है, इसका मतलब है उसको तो बिल्कुल ही वो यानी छोड़, उन्हीं के जिक्र करते रहना चाहिए। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ये तकरीर का 20% हिस्सा जरूर हो सकता है, 10% हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन 100% स्पीच ये नहीं हो सकती सर। हमारा जो एक इमेज था पाकिस्तान का वो खत्म हो गया है, इस लेवल पे पहुंच गया है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड की टीमें हमारे पास पाकिस्तान नहीं आना चाह रही। हम जितनी मर्जी कोशिश करने के, जी लाहौर बड़ा ब्यूटीफुल सिटी है, आप लोग आए, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी सर। इस चीज को हम आगे लेके चलेंगे। कुछ पॉइंट आपसे हम पहले पूछना चाहेंगे कि वो तकरीर में आपको ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स लगे, जो मुझे तो बिल्कुल नहीं कोई पॉइंट्स अच्छे लगे। अच्छा देखो, मैं मैं कुछ, हाँ, मैं बड़ी तारीफें कर रहा हूँ। देखो यार, मुझे वैसे ही लोग समझते हैं कि मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी इमरान खान हूँ, तो मैंने कहा जरा सा मैं लाइन तब्दील करता हूँ और अपना सॉफ्टवेयर रीसेट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सॉफ्टवेयर रीसेट किया तो उसमें थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। अच्छा देखो बात क्या है कि हमने लास्ट अपनी पॉडकास्ट में, पिछली एक पॉडकास्ट में बात की कि जी बिलियन ट्री सुनामी जो है उसकी तारीफ की बोरिस जॉनसन ने, बिल्कुल तारीफ की। और अगर हम ओवरऑल बाय जस्ट ऑफ इट देखें तो ओवरऑल इट इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हो कितना रहा है कितना नहीं हो रहा है ये एक अलहदा टॉपिक है, एक अलहदा बात है, लेकिन अगेन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके बारे में पीएम ने जिक्र भी किया और अच्छा। बड़ी बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन अगर आप अभी देखो ना तो हमारे यहाँ, अभी आपने न्यूजीलैंड की बात की, हम हमेशा हर चीज का इल्जाम जो है ना वो इंडिया पे डालते हैं, विच इज फाइन। इंडिया हमारा, अगर अगर फर्ज कर लेते हैं, या फर्ज क्या कर लेते हैं, इंडिया दुश्मन है हमारा, एक दुश्मन मुल्क है या मुखालिफ मुल्क है। दुश्मन बहुत स्ट्रांग वर्ड होता है, हम चले मुखालिफ यूज कर लेते हैं। कम से कम मुखालिफ मुल्क तो है ना हमारा। तो उसका तो काम ही ये है कि वो आपकी टांग खींचेगा। अगर आपकी राइवलरी है, इमरान खान साहब कभी, इज दिस इवन पॉसिबल कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे? मुमकिन ही नहीं है। मुखालिफ है ना आपस में, ये तो मुखालफत की यूं कह लें बेस होती है कि आपने दूसरे के बारे में गलत सोचना है। तो पहली बात तो इंडिया हमारे बारे में गलत सोचेगा, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये असल चीज है। अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे ना तो हमारा ये फेलियर है। हम इंडिया को जितनी मर्जी गालियां देते रहे, इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, ऐसे ही खान साहब की स्पीच में जो वाहिद अच्छी बात थी वो बिलियन ट्री सुनामी का जिक्र ही था, एनवायरमेंट के लिए।
मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जिक्र कर रहा था, तो मैंने कहा जरा लोगों को, वो कहते हैं ना क्लिक बेटिंग, तो मैंने कहा टॉक बेटिंग के जरिए से लोगों को जरा लेकर आते हैं और उनको बात सुनाते हैं। बातें थोड़ी तल्ख हैं और शायद हमें अच्छी भी ना लगें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारा दुश्मन जो है उसकी कोई बेहतरी सामने लाई जाए ना तो हमें बुरा लगता है। अगेन मुझे दुख हुआ, मैं इमरान खान साहब से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करता हूं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीच, क्योंकि एक बात है उस बंदे को बोलना आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से जो बतौर वजीर आजम वो यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें कर रहे हैं, वो एक ही रटी रटाई किस्म की वही बातें हैं। मोदी कहता है हम वैक्सीन बना रहे हैं, हम फला 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 किस्म की वैक्सीन बना चुके हैं, फला फला बना रहे हैं, टेस्टिंग फेज में। खान साहब फरमाते हैं खुदारा हमें वैक्सीन दे दो, ठीक है। मोदी मारने वाली स्ट्रेटजी चल रही है ना। एग्जैक्टली। मोदी कहता है हम अपने स्कूलों में प्रैक्टिकल एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम टेक्निकल लोगों को पैदा कर रहे हैं। खान साहब के पास उसके अंदर बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपने जो अंग्रेजी की किताब है उसको भी इस्लामियात की किताब और जो है तारीख की किताब बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। इसलिए हमारे प्रैक्टिकल एजुकेशन तो दूर की बात है, हम कहते हैं सिर्फ इस्लामियात और आपने मुताला पाकिस्तान पढ़ना है। तो उनके पास वहां पे तो बताने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा मैंने पनाहगाहें बना दी। मोदी कहता है कि हम लोग जो है मईशत में तरक्की करें। माशियत मेरे मुंह पे भी आ रहा था खान साहब की तरह। अच्छा मंशियात तो नहीं आ रहा था, मंशियात आ रहा था। तो मईशत में हम तरक्की कर रहे हैं। खान साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि हम लोगों को एहसास प्रोग्राम में पैसे दे रहे हैं। मोदी कहता है कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए तुम्हें इंडस्ट्री लगाने का मौका देंगे, हम फलाना करेंगे। खान साहब कहते हैं लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सारा पैसा लेकर तुम बाहर लेकर चले गए। देखें, ये जो यूनाइटेड नेशंस की इस तरह की तकरीरें होती हैं दुनिया सारी के सामने, वो इसलिए होती हैं कि आपने अपने आप को सेल करना होता है। आप अपने मुल्क को सेल करते हैं ताकि आपके मुल्क में बिजनेस आए, आपके अंदर पास लोग आए। जब हम खुद ही कहेंगे लुट गए, बर्बाद हो गए, हमसे तो बुरा कोई है ही नहीं, हम तो दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, हमारे सारे करप्ट लोग आपके पास बैठे हुए हैं, और जब तक वो करप्ट लोग आप हमें नहीं देंगे हम तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते, तो लोग आपको एक फाशिस्ट रिजीम के तौर पर ही कंसिडर करते हैं। नवाज शरीफ पैसा लेकर भाग गया, समझ में आती है यार, एक सिंपल सी बात है। आप माशाल्लाह से बैंकर हो, आपको फाइनेंस के बारे में इल्म है। एक होती है संक कॉस्ट किसी भी बिजनेस की। संक कॉस्ट ये होती है कि आपके बिजनेस का कुछ पैसा डूब जाता है ना, तो आप उसके पीछे नहीं भागते, आप उसको कहते हैं यह है संक कॉस्ट, खत्म करो, आगे चलो, ठीक है। इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड्स में बहुत सारे लोगों को चाहिए संक कॉस्ट समझ ना आए, लेकिन बैड डैट्स का भी एक वर्ड यूज किया जाता है कि यानी ऐसे खाते जो बिल्कुल डेड हो गए हैं, ठीक है। यानी अगर जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो बैड डैट्स के तरह वर्ड को इजीली समझ लेंगे। एग्जैक्टली तो यानी ऐसे खाते जिनके बारे में आप, अगर बेहतर है कि आप अपनी खामोशी इख्तियार करें और उसके बजाय बेहतरी की तरफ चलें। खान साहब फरमाते थे कि हमारे पास रोजाना 8 अरब रुपए की करप्शन होती है यौमिया। इतना पाकिस्तान का बजट नहीं है जितनी वो कहते थे कि करप्शन होती है, ठीक है ना। अगर वो अब तो नवाज शरीफ भी हुकूमत में नहीं है, चलो जरदारी की हुकूमत एक सूबे के अंदर है, तो 8 के अगर 4 हिस्से करें तो 2 अरब, 3 हिस्से तो बचने चाहिए ना यार। अगर वो 3 हिस्से रोजाना पाकिस्तान में बचना शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएं। और मजे की बात यह है कि यूथ पने का इतना वो क्या कहते हैं यहाँ पे मसला है कि फवाद चौधरी जो है, आपको याद होगा, वो यही बात किया करता था उस वक्त में। ये यानी वो ये लॉजिक जो मैं आपको दे रहा हूँ फवाद चौधरी दिया करता था। आज वो इस लॉजिक के अगेंस्ट बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उसको इस बात की इजाजत नहीं देती, उसको उसकी हुकूमत में रहने की जो भूख है वो इस बात की इजाजत नहीं देती। देखो, कंपैरिजन ये है कि हमने एक तरफ मोदी है, एक तरफ इमरान खान है। इमरान खान ने अपना मुल्क सेल करना था, मेरा ख्याल से इमरान खान ने अपने मुल्क को बदनाम किया। मोदी अपने मुल्क में हरकतें कर रहा है। हमें नहीं पता कि वहां पे किसानों के साथ क्या हो रहा है, हमें नहीं पता वहां पे मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि वहां पे कश्मीर में क्या हो रहा है, वहां पे मुख्तलिफ जो उनकी अलहदगी पसंद तरीके हैं वो क्या चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन डिड ही टॉक अबाउट इवन वन थिंग? राइट? हमें नहीं पता कि टीटीपी को इंडिया सपोर्ट करता था, आज भी करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। लेकिन टीटीपी का वकील कौन है, इंडिया या पाकिस्तान है? तो ये हमारे लोगों को अपना ज़हन खोलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। जी सॉरी, मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया।
देखिए, नहीं देखिए, आपकी कुछ बातें से कुछ नहीं, मतलब 80% बातें बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं भी यही बात करना चाहूंगा। मेरे जो दोस्त अब आप पीटीआई के स्पेशली मेरे फैंस या मेरे दोस्त अब आप हैं, उनको मैं यही जरूर एक मशवरा देना चाहूंगा, भाई थोड़ी सी आंखें खोल लें। एक आम गरीब मजदूर मिस्त्री जो है, उसको ये फर्क नहीं है कि आप बाहर जाके अमेरिका में बैठ के ये बातें बता रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ पैसा ले गया। एक आम कॉमन पर्सन के लिए सोचना पड़ेगा आपको हर सूरत में। देखिए, महंगाई का इस कदर आलम हो गया है। ठीक है, मैं कहता हूँ इंडिया में भी महंगाई है, इंटरनेशनली पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, सब कुछ सारे फैक्टर्स फैक्टर्स की बातें मुझे समझ आ सकती हैं, आपको समझ आ सकती हैं, 5% पढ़े लिखी अवाम को समझ आ सकती है। 95% सर मेरी आपके जैसी ऐसी अवाम है जिसको सिर्फ सुबह उठ के रोटी की फिक्र होती है। और आपने बातें की कि जी पनाह गाहें दी, हमने हेल्थ कार्ड दिए, इसमें हमने ऑलरेडी भी वैसे बात की थी कि ये सारे पुराने शोबे थे। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की 5% कामों में आती है। और प्लस आपने जो बात की कि बिलियन ट्री सुनामी, सर बिलियन ट्री सुनामी का भी अगर मैं देखूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप मुल्तान के अंदर सारे जो आमों के दरख्त थे वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, सरगोदा में जो संतरे के यानी जो बागात थे वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। डीएचए आपका बॉर्डर तक पहुंच गया। लाहौर में जो करीब से फसलें आती थी, जो आपको दूध मिलता था, इंशाल्लाह हम यानी इंडिया में भी जो, डीएचए बनाएंगे। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, डीएचए इंडिया में तो जरूर बना लेंगे, लेकिन ये सोसाइटीज का एक कल्चर जो हमने इतना फैला दिया है कि लाहौर को दूध जो सप्लाई है वो अब साहिवाल से पहले कहीं आता नहीं है, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। यानी कोई एक सेक्टर को तो रोका जा सकता था। बिलियन ट्री सुनामी का क्या मतलब है कि लाहौर में मुझे 4 दरख्त तो नजर आए। मेरी इतला के मुताबिक या मेरी रिसर्च के मुताबिक आप गूगल कर लें, आज से 10 साल पहले लाहौर किनाल रोड की एक्सटेंशन हुई थी, ठीक है, और उस टाइम कोई 12,000 से ज्यादा दरख्त काटे गए थे, ठीक है, जिसकी जगह अल्टरनेट दरख्त लगने थे या यानी उसी रोड के आसपास लगने थे। वो कहाँ लगे बिलियन ट्रीज में से मुझे भी कोई कमेंट सेक्शन में यूथियास बता दे, मैं भी मान लूंगा यार। प्लस आप 72 घंटों का प्रॉपरली अगर मोदी का विजिट देखें सर, वो 24 वफूद से मुलाकात कर रहा है, उसके बाद जहाज में बैठ के 2 वफूद से और मुलाकात कर रहा है। वापस जब वो आता है इंडिया में, तो जो प्रोटोकॉल उसको लेने के लिए आता है, वो उस प्रोटोकॉल के साथ जाने से इनकार करता है। वो कहता है नहीं आप लोग चलो, वो 2 वफूद से और मुलाकात करता है। और अगर आप उसकी स्पीच देखें, बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं कि अगर मुखालिफ को हराना है ना, तो उसके अपने आप को बेहतर कर लो। तो इमरान खान साहब को हमारा लाने का मकसद यही था कि यार हम इतने अपने आप को बेहतर कर लें कि इंडिया को हम पीछे छोड़ दें तरक्की में। बट यहाँ तो उल्टा ही साहब हो जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ पीटीआई सपोर्टर, ये मेरा सारे पीटीआई दोस्तों को है कि यार ठीक है सपोर्ट करो, लेकिन अब प्रैक्टिकली या सोशली, इमरान खान साहब जो है ना वो सोशल मीडिया को बड़ा फॉलो करते हैं, तो मैंने सुना है इस बात को तहरीकों को लाना चाहिए कि इमरान खान साहब बस कर दो, ये जो चोर चक्के हैं इनको छोड़ दो, कोई प्रैक्टिकल काम की तरफ आ जाओ, इन्वेस्टमेंट की तरफ आओ, कोई बाहर के मुल्कों को दिखाओ कि भाई एक गवादर का पोर्ट इन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो भी पिछले 20 माह से तो चाइना वजीर आजम साहब भी इस पे तपे हुए हैं कि भाई वो उसका जो प्रोसेस चल रहा था वो बिल्कुल रुका हुआ है, ना होने के बराबर काम है, और हम बड़े शोर मचा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यही तो देखो, यही प्रॉब्लम है कि आप, दो चीजें होती हैं आपके पास जिंदगी में। पहली चीज ये होती है कि आपने जिंदगी में दूसरों के ऊपर बातें करनी है या आपने जिंदगी में कुछ करना है। ऑल तो मैं हमेशा से इमरान खान का मुखालिफ रहा हूं। उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये है कि मुझे इमरान खान से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे या पीटीआई से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे असल में तहरीक इंसाफ की बेसिक आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल से तहरीक इंसाफ एक राइट की पार्टी है, एक एक्सट्रीमिज्म की बात करती है। मेरा ख्याल से वो एक मजहबी किस्म की यानी लिबरल मजहबी पार्टी है। और मैं जरा लेफ्टिस्ट आदमी हूँ, तो मैं लेफ्ट की सोच रखता हूँ। मैं आजादी इजहार राय का यूं कह लें हामी हूँ। लेकिन अगर आप इमरान खान को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें ना, इस वक्त यही तो प्रॉब्लम आ रहा है, यही तो मसला आ रहा है कि वो सवाए बातों के इस वक्त कोई चीज सामने नहीं आ रही। मैं आपसे बात की ना, इंडिया ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कोई दूध और शहद की नहरें बह रही है। इंडिया ने कुछ चीजों में, इंडिया में और हम में जो मेजर डिफरेंस है ना, वो ये है कि पिछली पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रखना। ये अच्छा वैसे ठीक। एक चीज अच्छी है कि पिछले 3 अदवार में चाहे चलो प्रो नाम चेंज कर दिया, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट था ना उसकी बेस वही रही।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक सोशल का प्रोग्राम था, सोशल वेलफेयर का। इसको आगे लेकर चले, अच्छा हुआ, लेकिन कई ऐसे अस्पताल थे जो परवेज इलाही के दौर में बने थे और ये नून लीग वालों ने उनको खत्म कर दिया। तो ये जो तसलसल है ना आपकी अच्छी पॉलिसीज का, ये बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। और अगेन जब आप दुनिया में जाते हैं, आप शहरियार अफरीदी पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसने यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करनी थी, अपने ख्यालात का इजहार करना था, और वो 2 दिन पहले क्या कर रहा है, बैठा हुआ है सड़कों के ऊपर घूम रहा है, वीलॉग्स बना रहा है और कह रहा है ये देखो अमेरिका तुम्हारी ये है इनकी घटिया हरकतें, ये इनका घटिया माशरा। तो वहां पे करने क्या गए अगर इतना घटिया माशरा है? तो ये चीजें हमें थोड़ा सा अब समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट दैट आप कह लें कि इतना आसान चीज नहीं रही जिसके ऊपर हम कहें कि यार ये क्या सूरत है। एनीवेज मेरा ख्याल से नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स। अगर ये पुराने सियासतदानों को छोड़ के कोई काम करना शुरू कर दे ना, ये नैब का चेयरमैन हो गया, ये जरदारी साहब ने वही बात है, एक दफा बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि नैब और मईशत जो है ना वो इकट्ठे नहीं चल सकते। तो आज देखा जाए तो हर कोई यही बात कर रहा है। तो फिर वो आसिफ अली जरदारी की बात तो ठीक हो गई ना, क्योंकि देखो दुनिया में आई थिंक नून लीग का कोई एक वो था, उसने एक बात बोली थी, उसने कहा था कि चाइना की मईशत जो है ना वो करप्शन पे चल रही है ऐसे। और ये उसके ऊपर हमारे पीटीआई वाले दोस्त जो थे ना, उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया था कि ये क्या हो, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। दुनिया में तमाम मईशतें, जितनी भी बड़ी मईशतें हैं, वो तकरीबन माजरत के साथ ब्लैक मनी पे ही चलती हैं। आप उसको करप्शन कहें या ब्लैक मनी कहें, ब्लैक मनी पे। तो आपका चाहे वो अमेरिका की हुकूमत है, अमेरिका की मनी ड्रग और असलहे पे चलती है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी ड्रग के ऊपर चलती है। तो यानी अब बंदा किस किस का नाम ले, बातें वो हैं, ये यहाँ पे इनको अब ये समझने की जरूरत है कि ये दिस आर नॉट द, दिस इज नॉट द राइट वे कि आप दूसरों पे उंगली उठाते हैं और खुद कुछ ना करें। ऐसे ऐसे बिल्कुल आपकी बात ठीक है। चलें, ये तो आपने दोनों ऐसे ममालिक की मिसालें दे दी जो गैर मुस्लिम है, ठीक है, अमेरिका भी कह लें या चाइना भी कह लें। मैं अक्सर मेरे दोस्तों के साथ मेरा यही इख्तिलाफ हो जाता है। मेरे जो दोस्त हैं वो अक्सर एग्जांपल्स दे रहे होंगे तुर्की की, ठीक है, प्लस मलेशिया की या दुबई की। तो मैं उनको यही बातें तीनों को कहता हूँ कि भाई सिंगापुर जैसे मुल्क जो है उसकी आधी इकोनॉमी जो है वो अल्कोहल से आती है, ठीक है। अगर आप दुनिया में लग्जमबर्ग एग्जांपल देखें तो लग्जमबर्ग की इकोनॉमी का 50% पोर्नोग्राफी से आता है सर, ठीक है। तो या तो आप आप वाली बात की, या तो आप अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लें, या फिर आप तरक्की पजीर की लिस्ट से निकलना की तरफ चले जाएं और फिर इस्लाम आइडियोलॉजी जो है ना उसी पे लेकर चलें, जहां आप ऊंटों पर सफर शुरू कर दें और वो जो शाही महल और इस तरह की चीजें खाम देखना भी छोड़ दें ना। अगर आपने दुनिया के साथ कंपीट करना, आप तुर्की की एग्जांपल ले लें, आप मलेशिया की ले लें, इवन दुबई की ले लें, सर वहां पे अल्कोहल की इनकम हमारी सोर्स से ज्यादा है, ठीक है। वहां के नाइट क्लब्स की जो इलीगल इनकम है वो हमारे बजट से ज्यादा है सर, ठीक है। ये हमें चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, जो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हमें लगता है कि बस जो हमारा मीडिया जो है ना वो तुर्की ड्रामे दिखा के ऐसे साबित कर देता है कि वहाँ आज भी 1400 साल पहले जैसी हुकूमत है। मैं कहता हूँ भाई उनके ड्रामों के ड्रेसिंग देख के आपको समझ नहीं आती है, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है ना वो किसी एक सिमत में नहीं चल रही है बेसिकली। देखो यही बात है। अब जिस तरह से एज एन एग्जांपल एक और अच्छी बात का मैं जिक्र कर देता हूँ, वो है कश्मीर। कश्मीर जो है फॉर एग्जांपल, कश्मीर वाकई में हमारे लिए एक बड़ा एक अहम इशू है। और कश्मीर में जिस तरह से बर्बरियत जो है वो हो रही है इस वक्त कश्मीर के अंदर, इसके ऊपर बात करना जरूरी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस पर इसी तरह से अमेरिका इंडिया की बात करें, उसने अफगानिस्तान के बारे में बात की, मैं ये नहीं कह रहा इसके बारे में बात मत करें। आप उनके मजालिम का भी जिक्र करें, सारी बातें करें, लेकिन आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के वसाइल को कैसे सेल कर सकते हैं। लेकिन यार माजरत के साथ हमारे पास सेल करने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना। आप मुझे ये बताएं कि हमारे अतराफ में जितने लोग हैं उन सारों ने अफसर बनना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये मैं समझता हूँ, मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है। दुनिया में वही मुल्क तरक्की करते हैं जिनके अंदर आप जो ट्रेड्स हैं उनको आप वो देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जिस तरह से प्लम्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, और आप उनको इज्जत देते हैं, ठीक है ना। आपकी कार मैकेनिक्स हो गए, हम कार मैकेनिक को कहते हैं उस्ताद और पीछे उसको कह रहे होते हैं ये बड़ा गंदा आदमी है। तो कहने का मकसद ये, जब तक हम इन लोगों को इज्जत देना नहीं शुरू करेंगे, इन प्रोफेशंस को इज्जत देना नहीं शुरू करेंगे, इनके वसाइल को नहीं बढ़ाना शुरू करेंगे, तब तक मसला हल होने नहीं जा रहा मेरा ख्याल से।
ऐसे ऐसी बिल्कुल आपकी बात सही है कि देखिए मैंने एक दफा पहले भी एक पॉडकास्ट में शायद कहा था, ये अलग से एक वीडियो में बात की थी कि आप टेक्निकल एजुकेशन पे जब तक फोकस नहीं देंगे, हम ऐसे आप वाली बात की मैं कंटिन्यू लेके चलूंगा कि ठीक है 100% जो तकरीर का आपका स्क्रिप्ट था भाई, उसमें 10-20% आपने ये बातें कर दी। अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कैसे सेल आउट किया जा सकता है, वो बड़े अच्छे मौके हैं। लाइक हमारे पास जो टूरिज्म फैसिलिटी है, टूरिज्म हम उसको बिल्कुल, प्रमोट करने के लिए वहां पे हम जरूर दे उसके ऊपर सकते कोई हैं कि भाई बात ही नहीं हमारे हुई। पास इतने, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, नंबर वन तो जो फिर प्लस जारी बात है, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर हो या इंटरनेशनल मीडिया पे आप जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर छोड़ सकते हैं कि जनाब हमारे पास इतने अच्छे टूरिज्म अदारे हैं या मौके हैं, अगर आप लोग वहां आते हैं या नहीं आते, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स क्या फेस आ रही है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया हमें ये सवाल बताए। प्लस हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा है सर, जो हम सिर्फ नाम का ही रह गए चले, या इवन दैट अभी भी हम गंदुम में बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं, हम राइस में बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं, हम कपास में बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं। ये वो 5-6 फिर भी पॉइंट्स हैं जिसको आप पाकिस्तान को सेल आउट कर सकते थे, बट किसी एक टॉपिक पे भी बात नहीं हुई, और टोटल बात यही हुई कि जनाब मर गए, लुट गए, तबाह हो गए, खा नहीं, गया अब यानी मुल्क, ये ये जो हो हम गया बात वो। कर रहे हैं कि जी हमारी दौलत लेकर जो लोग तुम्हारे सेफ हेवंस में बैठे हैं गरीब ममालिक की, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक बैड बॉय बिलियनियर्स। वो इंडिया के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिशमेंट है, तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट का जो मेजर पार्ट है ना, वो इन खास किस्म के बिजनेसमैन जो है ना उनके ऊपर मुश्तमिल है। तो वो इंडिया का बहुत सारा, क्योंकि इनका सियासत में बहुत इंटरफेरेंस है, तो वो पैसा लेकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर भागे हुए हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया की मैशत बहुत बड़ी है, उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इज नथिंग। वो लेकर भागे हुए हैं। अब आप यूके को गालियां देंगे तुम्हारी वजह से मेरा पैसा लेकर भाग गए हैं, तो आप इस पे काम क्यों नहीं कर रहे कि आपके मुल्क से पैसा जा ही ना सके? आप ये बताएं जी, हमने करप्शन पे ये मेजर्स की हैं, अब हमारा ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, क्योंकि आपका नाम फैटिफ की ब्लैक लिस्ट में है। आपका नाम इस तरह ब्लैकलिस्ट से में नहीं ऐसे ही। निकलेगा कि खुदा का वास्ता हमें पैसे वापस कर दो, आपका नाम निकलेगा हमने ये मेजर्स नहीं है। अच्छा, बाय द वे, ये बात हो सकती थी यार कि हमने फैटिफ के लिए फला फला ऐसे ही। फला फला पॉइंट्स किए, और हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इतना जबरदस्त हो चुका है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, ताकि लोगों को पता लगे हमने क्या काम किया। ऐसे राइट? ये करने के बजाय हम कह रहे हैं ऐसे लोग पैसा लेके भागे, मैं खुदा दा वास्ते मेरा पैसा वापस कर दो, वो पैसा वापस नहीं आना, ये इनकी सोच है कि इनका पैसा वो वापस आ जाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल। और यहाँ पे हम इसको कंक्लूजन करने की तरफ आते हैं, तो एक चीज जो अभी रिसेंटली हुई है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को लंदन जैसे मुल्क में, यानी बरतानिया जैसे मुल्क ने भी क्लीन चिट दे दी है, किसी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। सर उनके पास पैसा गया है, ठीक है, वो उस पैसे को यूज कर रहे हैं। वो कैसे साबित कर देंगे कि उनके पास ये सारा और वो पैसा क्यों मनी करेंगे? बिल्कुल। लॉन्ड्रिंग होके आया? और वो क्यों करेंगे? सबसे देखिए, मेरे बहुत सारे जो नून लीग वहां की पे फ्रेंड्स बोरिस हैं वो, जॉनसन है, इमरान खान थोड़ी है। मेरा हाँ, मेरे जो न्यू लीग की दोस्त है ना, वो मुझे 3-4 दिन से बड़ा टॉन्ट कर रहे थे कि भाई देखो जी इंटरनेशनली वो सादिक अमीन हो गए। मैंने कहा भाई नहीं, ठीक वैसे है, बड़ी मैंने की। कहा सबसे पहली गलती, हाँ, सॉरी, हाँ मैंने प्लीज कहा गो सबसे अहेड। पहली गलती यही है, नहीं मैंने कहा सबसे पहली गलती यही है कि इमरान खान साहब ने ये जो केसेस किए वहां पे, ठीक है। और नंबर टू, जाहिर सी बात है, जिस मुल्क के पास सर पैसा हो बिलियन ऑफ डॉलर्स में, वो उसको यूज कर रहे हैं अपने तरक्याती मंसूबों के हवाले से, अपने फलाह के लिए। वो क्यों आप, मैं, मेरे पास एक एम्प्लॉय आ जाता है या मेरे पास एक कस्टमर आ जाता है, मुझे पता भी है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको नाम भी यहाँ ले लेता हूँ। इस्लामिक बैंकिंग में मैं था 3.5 साल, मैंने मिजान बैंक में यूज किया, ठीक है। हमारी एक ब्रांच था, ब्रांच का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूंगा, अभी भी वो अकाउंट उठ के एक इस्लामिक बैंक में गया है। आतिफ असलम साहब का अकाउंट मौजूद था हमारे पास, ठीक है। मैं ऑन एयर ये बात कह देता हूँ, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मैं बताना जो बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि आतिफ असलम साहब का अकाउंट था हमारे पास। और मिजान बैंक इस्लामिक का रूल था कि जनाब ये जो म्यूजिक से पैसा कमाया गया है या किसी और, यानी इस तरह के सर जो पैसा है ना, वो बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता, ठीक है। आतिफ असलम साहब ने एक मेजर अकाउंट, यानी अपना एक बिजनेस था जो भी, यानी फ्रंट बिजनेस था, वो शो किया हुआ था, उसकी बेस पे वो अकाउंट चल रहा था हमारे पास।
और उसके अंदर बिलियंस रुपीस पड़े, बिलियन तो नहीं कह सकते, यानी ऑलमोस्ट कोई 100 मिलियन का अकाउंट था वो, इससे भी ज्यादा का अकाउंट था, ठीक है। अच्छा। और वो चल रहा था रनिंग में, उसके ऊपर बड़ा कुछ लोगों ने इतराज किया, हमारे स्टाफ ने उठाई ये बातें कि जनाब ये कैसे चल रहा है। तो हमारे शरिया वालों ने कहा कि जनाब वो जो मर्जी करता रहे, वो उसका अपना एडिक है, जो हमारे पास जो चल रहा है ना उसकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक वो तो फलाना बिजनेस कर रहा है जिसकी वजह से उसको ये पेमेंट्स आ रही हैं। और मल्टीपल टाइम्स बड़े बड़े अमाउंट्स के जो बाहर के जो कॉन्सर्ट्स के उसके चेक्स थे वो आते होते थे और इनकैशमेंट होते थे। अगर ये हमारे मुल्क का ये वाला हिसाब है कि जनाब एक बंदा जिसको हमें पता है, मैं आतिफ असलम साहब को गलत नहीं कह रहा, वो उसका पेशा है, वो उससे अर्न कर रहा है और वो पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ लोगों को समझाने के लिए ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जनाब किसी भी मुल्क में जो बैंकिंग सेक्टर है वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि जनाब ये तो पैसा तो मनी लॉन्डर होके आया है, ये तो पैसा इलीगल वे से आया है। उससे ना सिर्फ उस आदमी की तो बेइज्जती होगी, एक बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी बहुत रिप्यूट होती है किसी भी मुल्क में, ठीक है। आज आप उठ के किसी बात कह देना कि जी एचबीएल में ये वाला मैटर हो गया, ये एमसीबी में एक मैटर हो गया, तो ये मुल्क की बेइज्जती तो होती है, साथ में वो एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल इदारा होता है उसकी रिप्यूट खराब हो जाती है। और कोई भी मुल्क, मैं नहीं समझता कि वो उसको डिक्लेयर्ड करता है कि जी हाँ जी हाँ जी हमसे गलत हो गई। और जहां तक अगर मैं बरतानिया के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है कि बरतानिया के जो बैंकर्स हैं उनको यानी मैंने एक जगह ये एग्जांपल पढ़ी थी, मैं यहाँ पे इसलिए कोट कर रहा हूँ कि मैंने एक जगह एग्जांपल ये पढ़ी थी कि बरतानिया, अब मुझे नहीं पता ये कितने हकीकत है, अगर आपको नॉलेज हो तो आप मुझे बताइएगा कि अगर कोई बरतानिया में इवन डैट किसी को सजाए मौत हो जाती है या कोई बड़ा केस है और उसको कोई बैंकर गवाही दे देता है ना कि ये बंदा सही है, तो उसको वो केस अदालत खारिज कर देती है। यानी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है बैंकर्स की बरतानिया में। और उसके अलावा जो यानी बरतानिया का ही ये हाल था कि बैंकर्स के पास टाइम नहीं है तो लोग उनको रिश्ता तक नहीं देते, ये एक मजाक का फैक्टर भी है, ठीक है। तो आप ऐसे मुल्क से एक्सपेक्ट करें कि वो बताएंगे कि जी जी ये हमारे ऑफिसर्स थे, ये हमारा बैंक था, ये हमारा कानून था, ये ब्रीच हुआ है और इसके तहत ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो ये हमसे बड़ा तो बेवकूफ कोई नहीं। ये मेरा ख्याल से ये वाकई में इंतहाई और मेरा ख्याल से अब हमारी आम आवाम को थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है उसके हुक्मरान, चाहे वो पीपल्स पार्टी की पुरानी हुकूमतें रही, चाहे वो नवाज शरीफ की है की रही या अब इमरान खान साहब की है, ये सारे हमें माजरा, या इसके अलावा फौजी जर्नैलों की हुकूमत थी, ये इन सारों का काम जो है ना असल में ये बेवकूफ बनाना होता है आवाम को। अवाम को बेवकूफ बनना चाहिए। मैं फ्रेंकली बताऊं, अवाम जो जब किसी पार्टी को किसको फेवर कर रही होती है ना तो उसको थोड़ा बहुत बेवकूफ बनना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो होती है ना वो अकल की होती है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पीपल्स पार्टी जो है वो हर आजकल जब भी बारिश होती है ना तो कहती है देखो हमने पानी निकाल दिया। ओ भाई पानी निकाल दिया तो उसको उल्लू दे मेरे, मैं सॉरी, तुमसे बंदा ये पूछे पानी आया क्यों है, राइट? तुम अगर 13 साल से एक जगह काम कर रहे हो तो ठीक है, एमकेएम ने ड्रेनेज सिस्टम तबाह किया हुआ था। ये भी एक हकीकत है कि मुस्तफा कमाल साहब जिनकी आज लोग उनको सर पे उठा के घूमते हैं, उन्होंने नाले तक बेच के उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना दी थी, ऐसे ही। ठीक है ना। मुस्तफा कमाल जितना करप्ट इंसान कराची की तारीख में कभी नहीं आया। मुस्तफा कमाल ने नाले बेचे, उनके अंदर कंक्रीट भर के उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनवा दी, तो अब जाहिर सी बात है ड्रेनेज कहां से होगी, ड्रेन तो रहेगा नहीं कोई। तो आपको इतने अरसे के अंदर कम से कम नए ड्रेन्स बना लेने चाहिए थे 13 साल के अंदर। तो ये कसूर पीपल्स पार्टी का है, ठीक है। इस चीज पे मेरा नहीं ख्याल एज ए पीपल्स पार्टी सपोर्टर मुझे सोचना चाहिए कि यार तुम क्या मैं उसके ऊपर उनको फेवर करना शुरू कर दूं। ओ एमकेएम 13 साल पहले थी, 13 साल में तुमने क्या किया अब ये बताओ। ये चीजें जो है ना, ये हमारी आवाम को सोचने की जरूरत है कि किन चीजों पे बेवकूफ बनना है, किन पे नहीं बनना। कुछ चीजें अकीदत में होती हैं, कुछ चीजें ऑपरेशनल होती हैं। ऑपरेशन में कोई अकीदत नहीं होती, ऑपरेशन में आप सीधा ऑपरेशन करते हैं। तो खैर हमारे लोगों को आई होप ये बात जल्द से जल्द समझ आ जाए कि जब हम अपनी पार्टी जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्यादत का गिरेबान पकड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे मुल्क के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये चीजें आज हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा मुल्क इस दहाने पे इसलिए पहुंचा कि किसी ने इस्लाम का नारा लगाया, हम उसके पीछे हाथ बांध कर चल पड़े। किसी ने इंसाफ का नारा लगाया, हम उसके पीछे हाथ बांध कर चल पड़े। किसी ने करप्शन का नारा लगाया, हम उसके पीछे हाथ बांध के चल पड़े। और मजे की बात यह है कि यही नारा नवाज शरीफ भी ने भी लगाया था
यही नारा, उसी नारे के पीछे लोग चल पड़े हैं, पीटीआई के पीछे। गुर्बत और अवाम का नारा लगाया पीपल्स पार्टी ने, लोग आज भी उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इन तमाम नारों के लिए किया क्या? यकीन मानिए अगर वो 5% काम भी कर लेना ये सारी पार्टियां मिलके, तो आज मैं और आप बैठे ये रोने ना रो रहे हो, मैं और माज मेरा ख्याल से बैंकिंग सेक्टर की कोई बात कर रहे हो, आईटी सेक्टर की कोई बात कर रहे हो, हम मुख्तलिफ कोई बातें कर रहे हो। हमें कोई शौक नहीं होता कि यहाँ पे इस तरह से बैठ के बकवास करें। हम ये बातें इसलिए करते हैं यहाँ पे बैठ के कि हमारा भी दिल जलता है। अनफॉर्चुनेटली हम भी पाकिस्तानी हैं यूथियों की तरह। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि हमने किस चीज पे जो है वो अपना कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो खत्म कर देना चाहिए। तो उम्मीद आपको हमारी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर आपको किसी बात से एतराज है या आपको इवन हमारी किसी बात से आप कह लें इख्तिलाफ भी है या आप हमसे एग्री भी करते हैं, तो दोनों सूरतों में कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप समझते हैं कि हमें किसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, किसी खास ऐसे टॉपिक पे, सोशल इशू पे या किसी भी नॉलेज फुल टॉपिक के ऊपर, तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट समबडी हु इज रियली एन एक्सपर्ट इन दैट टॉपिक, और आप हमें बताइए, हम इंशाल्लाह ताला उस चीज को भी अपने चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। आपकी आराह से ही हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज।